हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन का नाम मैं क्वेश्चन आवर इसलिए रखा हूं क्योंकि इस सेशन के माध्यम से मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है खास करके मैं उसको उठाऊंगा और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हित को प्रभावित करता हो या बहुतों को फ़ायदा पहुंचा सकता है और जिसको संक्षिप्त में कमेंट के माध्यम से आंसर दे पाना संभव नहीं है, वैसे क्वेश्चंस को मैं अभी उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक आप इस वीडियो को देखें और जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे हैं, यदि उनके भी मन में कोई सवाल है तो हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाए, तो आप अंत तक इसको देखते रहें। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे कि आपके कमेंट का मैं सही समय पर जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय पर अप टू डेट होकर आपके सवालों का जवाब रेगुलरली दिया जाए। देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा सबसे हाल फिलहाल में जो कमेंट आया है वहाँ से। दरअसल नाम पढ़ने में यदि मेरे से कोई भूल हो जाए या मैं आपके जेंडर का पता न कर पाऊँ नाम से, कुछ इस तरह का भी नाम होता है जिससे कि भूल हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है अनमोल माहेश्वरी साहब का। ये इसमें लिख रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और सेल्फ आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे सेकेंड ईयर में दिल्ली आना चाहिए या नहीं, और हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है? तो अनमोल साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अभी चूँकि फर्स्ट ईयर में ही हैं और अभी आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी पास करना है अपने जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी यदि आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपके लिए उचित समय, मेरे समझ से, मेरी पर्सनल राय है कि अभी सही समय नहीं है। क्योंकि समस्या ये हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तो आ तो जाते हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए, लेकिन आपका जो मान लीजिए सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो या हर साल एग्ज़ाम देने के लिए फिर से आपको यहाँ से वापस जाना ही पड़ेगा और इससे बहुत आपको परेशानी होगी। यदि यहाँ पे आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और लंबे समय तक आपको यहाँ पर कम से कम 1 साल या 1.5 साल कंटिन्यूसली आपको कोचिंग जाना पड़ेगा और यहाँ के कोचिंग सब में छुट्टी जल्दी नहीं मिल पाती है। आप ऐसा नहीं कि जो त्योहार वगैरह है, जो आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ हर त्योहार में छुट्टी मिलती होगी। यहाँ पर वही 1-2 दिन आपको, यहाँ तक कि दिवाली या होली सब में भी 1-2 दिन मुश्किल से छुट्टी मिलने वाला है। तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए भी छुट्टी नहीं मिल पाएगा और उस स्थिति में यदि आप लंबे समय तक यहाँ से गैपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। और नुकसान इस कदर समझ लीजिए कि आपकी असली तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू हो पाएगी, यहाँ आने के बाद भी या कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी। क्योंकि आप जब गैपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती है, ना आप सही से लिख पाइएगा और ना उन चीज़ों को समझ पाइएगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें, लेकिन इस बीच आप जहाँ भी हैं वहाँ ही कम से कम यूपीएससी के सिलेबस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, और जो आपके आसपास कोई दोस्त है, मित्र है, आप उनसे सलाह लेते रहें, संपर्क करते रहें और कोई सवाल है तो मैं हूँ ही, मेरे से आप पूछते रहिए और मेरे वीडियोज़ को ही आप देखते रहिए। या अभी नेट पर बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे। आप किसी अच्छे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, उनका आप रेगुलर वीडियोज़ देखिए और खुद से एनसीईआरटी कम से कम बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी जहाँ भी हैं। अगर आप अभी से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते रहिएगा तो पूरी संभावना है कि जब आप पहली बार दिल्ली आइएगा तो यहाँ के कोचिंग वगैरह की चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा और जब आप समझेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर जाएं। तो अभी आप कॉलेज लाइफ का आनंद भी लें, ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यदि आप वहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, दिल्ली आने से ही तैयारी नहीं होती है। आपको कहीं भी आप रहें वहीं से आप मेहनत कीजिए। तो कुल मिला के आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ें, सिलेबस पे नज़र रखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें और आंसर राइटिंग करें। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, आप हर चीज़ों का यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करें अभी से, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम का कौन सा बेस्ट कोचिंग है, तो मैं बेस्ट कोचिंग का जो है इस वीडियो में आपको जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक अलग से वीडियोज़ ही बनाऊंगा कि हिंदी मीडियम का कौन बेस्ट कोचिंग है और इंग्लिश मीडियम का बेस्ट कोचिंग है। बस आप रेगुलर जुड़े रहें मेरे से। यहाँ पे अगला कमेंट है शाश्वत त्रिपाठी साहब का। ये लिख रहे हैं कि सर आई एम महेंद्र कुमार, दरअसल नाम ऊपर कुछ और है, और सर आई एम वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक, हाउ आई प्रिपेयर यूपीएससी एग्ज़ाम, प्लीज़ टेल मी। देखिए शाश्वत जी, आप
अभी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आप यूपीएससी के सिलेबस को पढ़िए, उसको देखिए यूपीएससी का सिलेबस है क्या, कुछ साल पिछला क्वेश्चन भी आप देखिए। और जब आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, यूपीएससी के सिलेबस को देखिएगा, तब आप इसके टच में धीरे धीरे आने लगेंगे। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। खास करके मैं आपको कहूँगा कि 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का जितना भी एनसीईआरटी का बुक्स है, खास करके हिस्ट्री 6th से 12th तक पढ़िए। ज्योग्राफी भी आप 6th से 12th पढ़िए। वैसे जिनका ज्योग्राफी बेसिक ठीक है उनको मैं सलाह देता हूँ कि आप सिर्फ 11th 12th पढ़ लीजिए, या 10th 9th और 10th 11th 12th इतना पढ़ लीजिए, 6th से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका बेसिक अच्छा नहीं है या आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किए थे, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इसको आप 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ लीजिए। और जो साइंस की किताब है एनसीईआरटी का, उसका सिर्फ आप 9th और 10th पढ़ लीजिए। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप यूपीएससी के टच में आने लगेंगे। और उसके बाद जब कभी आपको इससे संबंधित किताब का मैं जिक्र करूंगा या नेट पे आप कोई अच्छा सा बुक जो भी आपको दिखे, आप उस बुक को खरीद लें और फिर उसको यूपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना शुरू करें। तो तत्काल मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अभी मोटा भारी भरकम किताब पढ़ना स्टार्ट ना करें, चूँकि आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी से शुरू करें। एनसीईआरटी की जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब मानी जाती है और हर साल यूपीएससी से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन इससे टच होता है। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें और स्टार्ट करें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मासूम जी का। सवाल ये है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी लिटरेचर के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य में कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि जो हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है यूपीएससी का, आप उसको उसका मार्केट से बुक ले आइए और उसको आप देखिए कि उसमें कौन सा टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्पेशली आप एक एक सब्जेक्ट का डिस्कस कर पाना कम समय में संभव नहीं है। लेकिन आपको मैं यही बताऊंगा कि जो भी टॉपिक है उसको आप सिलेबस लाएं, उस सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस में आप देखिए कि कौन सा टॉपिक है और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी साथ साथ आप देखें। साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि हिंदी का जो है बेस्ट कोचिंग दिल्ली में कौन सा है, उसके विषय में भी बताएं। तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर से ये चीज़ मेरे को ध्यान में एक बार दिला दीजिएगा। आगे है कि हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है, इसके विषय में भी मैं जानकारी आपको बता दूंगा। एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा कि हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर, साथ ही साथ हिंदी मैगजीन और इंग्लिश मैगजीन कौन सा पढ़ना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहती है कि किसको पढ़ना है, किसको पढ़ना है। इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि किसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दिमाग हमेशा आप अगर उलझा के रखेंगे तो इतना विशाल सिलेबस है कि मकर जाल है ये। तो इस वजह से हम लोगों को सिर्फ सेलेक्टेड बुक्स या सेलेक्टेड मैगजीन, सेलेक्टेड न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ों को एकदम छोड़ दीजिए क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इससे संबंधित आपको वीडियोज बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खुशबू पटेल मैम का। खुशबू पटेल मैम पूछ रही हैं कि सर हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। तो देखिए मैम, आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें आपको आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहले तो आप जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत गहराई से पढ़िए, उसके एक एक शब्द को नोटिस कीजिए और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप ध्यान से देखिए। और जब आप लिख रही होंगी क्वेश्चन, तो आपको हमेशा हर 2-3 लाइन के बाद या हर 3-4 लाइन के बाद आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन हम लोग लिख रहे होते हैं तो लिखते वक्त कई बार भटका हो जाता है, कई बार हम लोग लिखना चाहिए कुछ और लिखने लगते हैं कुछ और। तो जब आप क्वेश्चन राइटिंग कर रही हैं या लिख रही हैं जिस टाइम, तो उस टाइम
हर 2-3 लाइन के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। फिर से जब आप 3-4 लाइन आगे बढ़ें तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो इससे ये होगा कि आप उसी दायरे में क्वेश्चन को लिख पाएंगे जिस दायरे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इससे संबंधित कि आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाए, मैं एक अलग से वीडियोज ही बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से संबंधित चीज़ों को डालूंगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आप रेगुलर बस लिखें, क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करती हैं पहली बार तो बहुत तरह की दिक्कतें आती है। आप अच्छे से उसको नहीं लिख पाते हैं और बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप लगातार लिखती हैं, अगर आप 10-20 क्वेश्चन लिख लेती हैं तो धीरे धीरे आप एक ट्रैक पे उस जो ट्रेंड है उसको समझने लगती हैं और आपको ये पता चलने लगता है कि क्या लिखना है या किस तरीके से लिखना है। तो बस आप लगातार राइटिंग करें, जो ही मन में हो जैसे ही हो, पहले आप लिखना शुरू करें। 10-20 क्वेश्चन लिखने के बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं इस संबंध में वीडियोज बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन जोनेरा शेख मैम का है। जोनेरा शेख मैम पूछ रही हैं कि इंग्लिश पेपर के अलावा बाकी सारा पेपर हिंदी में होंगे ना? यदि मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करती हूँ तो क्या हमारे इंटरव्यू भी हिंदी में होंगे या इंग्लिश में? मैम यहाँ पर ये है कि जब आप पहले ऐसा रूल था कुछ साल पहले तक कि जब आप मेंस इंग्लिश में लिखती हैं तो आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना होता है। लेकिन अब ये रूल बदल गया है। यदि आप मेंस लिख रही हैं इंग्लिश में और इंटरव्यू आप देना चाहें हिंदी में तो ये संभव है, या आप मेंस ही लिखे हैं हिंदी में और इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहें तो ये भी संभव है। लेकिन हाँ, ये संभव नहीं है कि आप मेंस का एक पेपर हिंदी में दें और दूसरा पेपर इंग्लिश में, या एक ही पेपर का एक क्वेश्चन आप हिंदी में दें और दूसरे क्वेश्चन को इंग्लिश में दें। ये संभव नहीं है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको ये अपना जो है मीडियम वो भरवा लिया जाएगा कि आप किस मीडियम में पूरे मेंस को लिखने वाले हैं। तो जब आप पूरे मेंस के लिए इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करेंगे तो उसी हिसाब से पूरा मेंस आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा। लेकिन इंटरव्यू जो है वो आप बदल सकती हैं। मेंस इंग्लिश में भी देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे तो हिंदी में आप इंटरव्यू दे सकती हैं। अगला जो कमेंट है, अगला क्वेश्चन योगेश बी पाटिल साहब का है। ये पूछ रहे हैं, सर प्लीज हेल्प मी, आई एम नॉट गेटिंग आइडिया अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर इज दैट how to read NCERT books, from which standard NCERT books should I read, because as you know I have just 7 months in my hand, so please give me some guidance so that I can prepare both pre and mains simultaneously, please I am waiting for your reply। okay, तो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन योगेश बी पाटिल साहब। तो योगेश जी यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि आप एनसीईआरटी बुक्स किस स्टैंडर्ड से पढ़ें, इससे संबंधित जानकारी आप चाहते हैं। देखिए, अगर आपका बेसिक सही है, बेसिक अच्छा है, तो आप सीधा 9th 10th से स्टार्ट कीजिए। खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट जो है 9th 10th 11th 12th इतना पढ़िए। और यदि आपको थोड़ा बहुत शक है कि बहुत अच्छे से कवर नहीं है पिछला जो भी है बेसिक, तो आप 6th से पढ़िए। उससे कम का पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6th 7th 8th जब ये तीनों आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें बच्चों वाली है, एकदम बच्चों की तरह उसमें समझाया गया है। और बहुत पतली पतली किताब है जिसको आप मुश्किल से 1 सप्ताह में या 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं पलट के। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना पढ़ें कि किस स्टैंडर्ड से मेरे को पढ़ना है। आप चाहें तो 6th से ही पढ़ लीजिए, 2-3 दिन में हर किताब कंप्लीट हो जाएगा। वो इतना पतला है क्योंकि वो बच्चों के लिए लिखा गया है। जो असली समस्या है वो है 9th से, 9th 10th 9th में भी नहीं है। ज्योग्राफी सब की किताब जो 9th वगैरह की है वो भी काफ़ी पतली है, तो वो भी समस्या नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि 6th से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि थोड़ी बहुत भी आपको शक है अपने बेसिक्स को लेके तो 6th से स्टार्ट कीजिए और 12th तक पढ़िए। और साइंस का जो एनसीईआरटी बुक्स है वो आप सिर्फ 9th और 10th पढ़िए, 11th 12th की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के भी विषय में पूछे हैं, तो इससे संबंधित मैं एक नया वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि उससे आपको जो 7 महीने आपके पास बचा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और इस बार आप सिलेक्शन दे पाएंगे। हालांकि आपको चिंता करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि 7 महीने अभी से सिर्फ प्री को है,
उसके बाद भी 3 महीने आपके पास कम से कम है मेंस के लिए। और आपकी असली समस्या प्री नहीं है, मेंस है, क्योंकि प्री तो अभी से इतना वक्त है, 7 महीने में तो आदमी 0 लेवल से शुरू करके भी कम्पीट कर जाए अगर सही स्ट्रेटजी पे बढ़ेगा। असली समस्या मेंस है, और मेंस के लिए मेरे समझ से 9 से 10 महीने बहुत पर्याप्त है, बहुत अच्छे से आप उसको तैयारी कर सकते हैं अगर सही स्ट्रेटजी आपकी हो तो। और मेंस में आपको 10 महीने है अभी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सही स्ट्रेटजी को अपनाएंगे और ज़रूर सिलेक्शन आपका होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो इनका है आशुतोष कुमार साहब का। आशुतोष कुमार साहब पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं ऐसे इंग्लिश में और पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का आंसर हिंदी या इंग्लिश में लिख सकता हूँ, यानी जिसमें आंसर जानते हैं। हाँ, तो इसका आंसर शायद आपको मिल गया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप पूरे मेंस को या तो हिंदी में लिख सकते हैं या पूरे मेंस को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये नहीं कि कोई एक पेपर आप हिंदी में और दूसरे पेपर को इंग्लिश में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आशुतोष जी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे मेंस का, तो उसी समय आपसे भरवा लिया जाएगा कि इंग्लिश या हिंदी। अब पूरा का पूरा मेंस या तो इंग्लिश या हिंदी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आकांक्षा अपूर्वा मैम। आकांक्षा अपूर्वा मैम जो 3 आदत वाला मेरा वीडियो है उसको बकवास बता रही हैं। तो मैम दरअसल जो भी मैं इसमें बोला हूँ वो सब मेरा पर्सनल व्यू है और मैं अपने अनुभव के आधार पर वो बोला हूँ। यदि आपको इसमें कुछ खराब लगा या कुछ बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि ऐसा कंटेंट ना डाला जाए जो कि बुरा लग सके। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर धीरज साहब हैं। अच्छा, इनका तो सवाल नहीं है, ये वेरी गुड बता रहे हैं। धन्यवाद आपको भी धीरज जी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दरअसल शिवाजी सिंह गुर्जर साहब का है, जिनका मैं जवाब दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे लाभ मिला होगा। एक सवाल राजेश जी का है। राजेश जी आपका मैं टाइटल सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो राजेश जी आप पूछ रहे हैं कि आई एम वॉचिंग योर वीडियोज, इट्स रियली नाइस, कैन यू मेक वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स बिकॉज आई चूज इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा राजेश जी। दरअसल मैं इकोनॉमिक्स का जीएस के लिए तो डालूँगा वीडियो, पर मैं फ़िलहाल कोई ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्लानिंग नहीं है, लेकिन आगे जब इस तरह का प्लानिंग होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अगला क्वेश्चन संदीप राजपूत साहब का है। संदीप राजपूत साहब ये बोल रहे हैं कि आई एम डूइंग अ जॉब इन पुलिस एंड प्रिपेयरिंग यूपीएससी बट आई कैंट सेक्लूडेड टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, प्लीज़ गाइड। तो यहाँ पर संदीप जी आप पूछ रहे हैं कि आप पुलिस विभाग में जॉब भी कर रहे हैं और आप पढ़ाई को अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं, नहीं छोड़े हैं, आप जुड़े हुए हैं पढ़ाई से और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी, जो जिनका टारगेट 2017 है, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और लेकिन एक मैं विस्तृत स्ट्रेटजी आपको जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप देखते रहें। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ संदीप राजपूत साहब एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सजेस्ट यूपीएससी बुक फॉर प्रिपरेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर मैप। तो बहुत अच्छा सवाल दरअसल आपका है। दरअसल मैं हर लिसनर्स को या हर व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप मैप को ज़रूर प्रिपेयर करते चलें अभी से, क्योंकि मैप एक ऐसा खंड है, ऐसा सेगमेंट है जो कि जीएस के बहुत बड़े पोर्शन को कवर कर देता है, न सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज ये जो एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है तो उसमें जो फैक्ट पूछा जाता है तो वो बहुत हद तक कह लीजिए कि 75% मैप से आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप जब वर्ल्ड का ही देखिएगा या इंडिया का देखिएगा तो जो जितना भी हिमालय का रीजन है या पर्वत पठार झील झरना मैदान, ये सब मैप में है। कहाँ पे है उसका पोजीशन, किस स्टेट में कौन सा इम्पोर्टेंट झील है या कौन सा पर्वत शिखर श्रेणी वगैरह है, या मैप से आप जो उद्योग वगैरह है, इंडस्ट्री सेक्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, या आप इस तरह से कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थापित है, किस किस राज्य में, मतलब मैप जो है एक कंप्लीट आपको बना देगा। तो मैप पर अभी से आप ध्यान दीजिए। तो ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से मैप को प्रिपेयर किया जाए। तो संदीप जी आप एक चीज़ ऐसा कीजिए कि आप जो
कोई भी एक एटलस का बुक खरीद लीजिए, शायद आपके पास हो भी यदि आप तैयारी कर रहे हो पहले से। आप उस एटलस की बुक में जितना भी आप लोकेशन देख पा रहे हैं, उसको आप सबसे पहले गोल से टिक मार लीजिए अपने एटलस में ही। जैसे कि आप मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका निकाले, तो आप उसको 4-5 खंड बाँट दीजिए। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के चारों ओर जितनी खाड़ी है या जितना गल्फ वगैरह है, तो उसको आप टिक कर लीजिए, गोल से घेर दीजिए, उस नाम को घेर ही दीजिए, क्योंकि वो बुक बाद में उसका और कोई यूज़ नहीं है। बुक को जितना आप रफ कीजिएगा, जितना उस पे घसिएगा, उतना ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद बनेगा। तो हर नाम पे आप घस दीजिए या पेन चला दीजिए, गोल से उसको घेर दीजिए। फिर आप जितना भी उस कंटिनेंट में कंट्री है, उसको देख लीजिए, उसको घेर दीजिए। फिर उसके बाद आप जितना भी उसके अंदर झील या झरना है, उसको आप टिक मार लीजिए। जितनी नदियाँ हैं, उसको टिक मार लीजिए, खास करके जो मेजर मेजर रिवर्स हैं। तो इस तरह से एक जो कंटिनेंट है, आप पहले उस कंटिनेंट के हर डायमेंशन को कवर कीजिए। जितना भी चारों ओर झील झरना है, एक लाइन चारों ओर घूम जाइए। फिर जितनी कंट्रीज है, जितने रिवर्स हैं उससे बहने वाले, या जितना भी इम्पोर्टेंट सिटी है उस पूरे कंट्री में या पूरे कंटिनेंट में, इस तरह से हर डायमेंशन से आप उन चीज़ों को गोल गोल घेर दीजिए। और जब बाद में आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपका ध्यान तुरंत उस पर चला जाएगा, तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। साथ ही साथ जो आप लोकेशन घेरे हैं, उसको एक सादे पन्ने पर लिख भी लें, ताकि आप उस पन्ने को सीधा देखने के साथ ही आपके दिमाग में वो मैप आ जाए। और जब वो नहीं आए तो समझ लीजिए कि फिर से आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से आप इंडिया का मैप कर सकते हैं। इंडिया का जितना भी पर्वत पठार, झील झरना, मैदान, इंडस्ट्रीज, इन सब को आप देख सकते हैं। बाकी मैं इससे संबंधित वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहें। यहाँ पर अगला सवाल अमित उपाध्याय साहब का है, पर ये सवाल नहीं है, ये मेरे को थैंक्स बता रहे हैं, तो आपको भी थैंक्स अमित साहब। यहाँ पर आयशा सिंह मैम है, आयशा सिंह मैम थैंक्स बोल रही हैं, तो आपको भी थैंक्स मैम। आप मेरे वीडियोज़ को सुने और आपको कुछ लाभ मिला हो। यहाँ पर एक और क्रिटिसिज्म दिख रहा है। शिवम शर्मा साहब एक बोल रहे हैं कि अरे आपको भी तो इंटरनेट पर ही सुन रहे हैं। तो दरअसल वो 3 आदत जिस रहने पर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, इस तरह का जो मैं वीडियो डाला था उससे संबंधित ये है, जिसमें मैं ये बताया था कि इंटरनेट का प्रयोग कम करें। तो शिवम शर्मा साहब, आपको मैं यही बताऊंगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं बोला हूँ कि इंटरनेट का यूज़ आप ना करें या बिल्कुल भी नहीं करें। इंटरनेट का यूज़ करें, वो तो ज़रूरी है, हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन बस उसका यूज़ लिमिटेड हो। मतलब ये कि आप जैसे कि यूट्यूब पे कोई इम्पोर्टेंट वीडियो देख रहे हैं, या कोई किसी दूसरे चैनल का कोई वीडियो सुन रहे हैं, या कोई नेट पे ही काम कर रहे हैं, तो उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 घंटे 4 घंटे आप इस पर दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा देना मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। बाकी ये सब तो मेरा पर्सनल व्यू है, यदि आप इसको मानना चाहें तो आप माने, नहीं मानना चाहें तो आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन आपके व्यू से मैं सहमत हूँ कि आज इंटरनेट पर आप इंटरनेट के बिना बहुत काम नहीं हो सकता है या नहीं होता है, तो उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन साथ साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसका यूज ना हो, सिर्फ उतना ही यूज हो जो काम की चीज़ें। यदि आप वीडियो कोई देख रहे हैं जो काम की है, तो उसको ज़रूर देखिए। यदि आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इस तरह की किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट का ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर काम की चीज़ें हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। रवि गुप्ता साहब भी यही बता रहे हैं कि बिना इंटरनेट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेट ज़रूरी है, लेकिन हाँ, लिमिटेड यूज हो। यहाँ पर अभी शर्मा साहब ये पूछ रहे हैं कि सर, मैंने 12th कॉमर्स में की है, मैं बीकॉम करूं या बीए, जो मेरे को यूपीएससी में हेल्प करे। तो अभी शर्मा साहब, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 12th कॉमर्स से किए हैं, तो अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो मेरी ये सलाह है कि आप तब बीए कीजिए।
क्योंकि बीए जब आप कर रहे होंगे तो जो भी आप सब्जेक्ट उसमें चुनेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या यही सब सब्जेक्ट चुनेंगे जो कि आपको यूपीएससी में, जीएस में या ऑप्शनल में डायरेक्टली हेल्प करेगा। लेकिन यदि आप बीकॉम करते हैं तो उसका कोई यूज़ यूपीएससी में नहीं है। यदि आपका मन यूपीएससी की तैयारी करने का है तो मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि आपको बीए करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप बीकॉम करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अजय कुमार साहब हैं, वो बता रहे हैं कि गौरव अग्रवाल एआईआर फर्स्ट यानी रैंक उनका जो फर्स्ट आया था 70% ऑनलाइन तैयारी किए थे। वॉच हिज इंटरव्यू ऑन डीडी नेशनल। अच्छा, ये जो 3 आदत वाली है वही इंटरनेट की जो मैं बात बोला था कि उसका लिमिटेड यूज हो, उसी से संबंधित अजय साहब बोल रहे हैं कि ये 70% जो है गौरव अग्रवाल वो तैयारी किए थे ऑनलाइन ही, और मैं बता रहा हूँ कि आपको इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो उसी से संबंधित ये क्रिटिसिज्म है। तो दरअसल अजय साहब, मैं आपको इतना बताऊंगा कि मैं इंटरनेट के यूज़ को बिल्कुल भी मना नहीं किया हूँ। आप ऐसा ना समझें कि मैं इसके खिलाफ़ हूँ, बिल्कुल भी नहीं खिलाफ़ हूँ मैं। इंटरनेट तो आज ज़रूरत बन चुकी है हर किसी की, हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। बस हम लोगों को इसका यूज़ लिमिटेड करना चाहिए। और जो गौरव अग्रवाल साहब जिस तरह से 70% ऑनलाइन तैयारी किए, तो ये संभव भी है क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो सबको लेना चाहिए। मैं बस इतना बताऊंगा कि इंटरनेट का यूज करें, बस लिमिटेड करें। यहाँ पर अगला सवाल है ऋषभ पाठक साहब का। ऋषभ पाठक साहब पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ हेल्प मी, आई एम कन्फ्यूज्ड कि मेंस ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट लूँ। अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, मेरा मन जूलॉजी लेने का है, बट जूलॉजी की कोचिंग हिंदी में हो रही है। जूलॉजी की कोचिंग आपकी हिंदी में हो रही है, ऐसा आप लिख रहे हैं, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, सो प्लीज़ हेल्प मी। तो ऋषभ साहब, आप बता रहे हैं कि आप कौन सा ऑप्शनल चुनें, इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं। तो दरअसल आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है, और जूलॉजी जो है एक अच्छा सब्जेक्ट तो है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत समझ है, आपको वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है या बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर मानविकी विषय लेते हैं, ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट है, अगर आप उसको चुनते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ लाभ मिले। लेकिन मैं इसमें आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप कोई भी फैसला करने से पहले एक बार किसी दूसरे विशेषज्ञ से ज़रूर संपर्क करें। दरअसल मेरी व्यक्तिगत समझ है कि आपको मानविकी विषय लेना चाहिए, लेकिन आपको दूसरों से भी सलाह ले लेना चाहिए, और 2-3 आदमी से कम 3-4 विशेषज्ञ से या अपने सीनियर से आप ज़रूर एक बार इस संबंध में पूछें। बाकी मैं जूलॉजी ना लेने के पीछे इसलिए भी एक कारण बता रहा हूँ, या इसलिए भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ लेने, क्योंकि इसका अच्छा मटेरियल और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोचिंग वगैरह है वो अवेलेबल नहीं है, जिसमें आपको समस्या आ सकती है। बाकी आप अगर मानविकी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, हिंदी, साहित्य, बहुत सारा विकल्प है, तो आपका अगर किसी में इंटरेस्ट है तो आप मेरी समझ से उसको प्रीफर करें, क्योंकि जूलॉजी वगैरह का कोचिंग अच्छा नहीं है उपलब्ध, और ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल। फिर भी आप कुछ सीनियर्स से ज़रूर परामर्श कर लें। अगला सवाल, यहाँ पर सवाल नहीं है, दरअसल भावना गुप्ता मैम है। ये भावना गुप्ता मैम बोल रही हैं चीप रेंट में मिल जाता है, बट लोकेलिटी पुअर एंड विद प्रॉब्लम्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अच्छा, तो दरअसल कोई होंगे जो सवाल पूछ रहे हैं, पूछे होंगे कि यहाँ पर रेंट क्या है, सस्ता है या महंगा है। तो उसी संबंध में भावना गुप्ता मैम अपनी राय दे रही हैं कि यहाँ पर रेंट तो मिल जाता है सस्ता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम बिजली वगैरह की हो सकती है या पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ये भी है कि आपको उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मुखर्जी नगर के आसपास बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता रूम मिल जाएगा और उतनी भी समस्या नहीं होती है। अगर गर्मी के महीने में खास करके ये 2-3 घंटे बिजली अगर कट भी जाती है तो मेरे समझ से उतना मैनेज किया जा सकता है। और बाकी यहाँ तो लाइब्रेरी वाला सिस्टम है, आप सस्ता से सस्ता रूम में रह लीजिए और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन आप एसी में रहिए, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए, और रात में केवल आके आपको सोना है। तो 2-3 लड़के मिल के भी आप सस्ता रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। वैसे भावना गुप्ता मैम, आप
मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी मदद कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ पर हर्ष चौधरी साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ अपलोड अ डेली स्टडी प्लान फॉर मेंस स्टडी ओनली। प्रीलिम्स के लिए इनसाइट एंड आईएएस बाबा का प्लान अवेलेबल है and I have my own plan for men's, but I have too much topics and time taken for each topic. Please upload if you can. तो हर्ष साहब, मैं आपको आप ये पूछ रहे हैं कि मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टडी प्लान आपको बताऊं, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब तो 2017 का मेंस जो होने वाला होगा तो उससे संबंधित एक बेहतरीन स्टडी प्लान की ज़रूरत भी है, वो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि अभी से अगर उस प्लान पर आगे बढ़ा जाए तो बेशक इस बार मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो जहाँ तक हो सकती है, हालांकि मेरे को टाइम का कुछ स्कार्सिटी होता है, इस वजह से मैं रेगुलर आप कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, आपके क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस संबंध में ज़रूर वीडियोज़ कुछ बनाए जाएँ। यहाँ पर प्रगति गुप्ता मैम है, वो पूछ रही हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट कोचिंग्स। तो प्रगति गुप्ता मैम, मैं जैसा कि इससे पहले बोल दिया हूँ कि मैं जल्द ही इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा कोचिंग अच्छा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग। तो देखती रहें मेरा वीडियो, मैं जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर धीरेन्द्र राठौर साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा। तो धीरेन्द्र साहब, हिंदी मीडियम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश मीडियम में तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, जिस तरह से ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके लिए, इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हिंदी वालों में थोड़ा सा इसका जो सक्सेस रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में, मैं जो 3 सब्जेक्ट आपको बताया हूँ, खास करके हिस्ट्री, हिंदी साहित्य और फिलॉसफी, इस 3 में अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप पहले इसको प्रेफर कर लें, और इस 3 के बाद यदि आप चौथा मेरा कोई विकल्प होता तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही होता, क्योंकि उसमें भी अच्छा मार्क्स आता है। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए वो अच्छा नहीं है, कुछ समय पहले तक इसका भी सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा था, पिछले 2 साल से थोड़ी गिरावट आई है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको ले सकते हैं बिना हिचक, बस आप इस पर आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। आंसर राइटिंग जितना कीजिएगा उतना ही आपका आंसर या उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, 40 मिनट के आसपास समय होने को चला। अब जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं उसका कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूँ या आपको संतुष्ट करूँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपके सारे सवालों का मैं संतोषजनक जवाब दे चुका हूँगा। तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहें और मैं जल्द ही आपके लिए जो भी आपसे, आपकी समस्या से संबंधित वीडियो है उसको मैं जल्दी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।